अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिपोर्टर्स। यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं साबिर शाकिर और लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी। अब सबसे पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। सिर्फ पनामा पेपर्स की तहकीकात का मामला गोल। कौमी असम्बली की कमेटी करप्शन, किकबैक्स और कर्जों की फराहमी के मामले पर 2 हफ्तों में फैसला करेगी। जमहूरियत को बचाना है तो पनामा पेपर्स की मुनसिफाना तहकीकात करवाई जाएं। कोई आए ना आए, हम सड़कों पर जरूर आ जाएंगे। इमरान खान। माले मुफ्त दिले बेरहम। MNAs को तरक्याती स्कीमों के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। वजीर आजम को जलसों के लिए PSDP से 57 अरब रुपए की फराहमी। नाकिस हुकूमती पॉलिसी। काश्तकार बर्बाद। कपास की काश्त का एरिया इस साल 28% कम है। एप्टमा की ख्वाहिश पर भारत से 15 लाख बेल्स इंपोर्ट करने का इंदिया। चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। भारत की न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शमूलियत को पाकिस्तान से जोड़कर रोक दिया। भारत सीख पा, अमेरिका खफा, लेकिन हमारी वजारत खारजा सोती रही। आर्मी चीफ का चीनी हुक्काम का शुक्रिया। तमाम नजरें कौमी असम्बली पर और आज साबिर शाकिर कौमी असम्बली ने स्पीकर साहब ने एक 12 मेंबर कमेटी बना दी है, जिसमें 6 अरकान अपोजिशन से और 6 अरकान हुकूमती होंगे। और वो कमेटी सिर्फ पनामा पेपर्स की तहकीकात के लिए कोई TORs नहीं बनाएगी। अब तक जो कुछ हुआ है, जो किकबैक्स हुए हैं, जो कर्जा माफ़ी की गई है, जो करप्शन की कहानी है, उन सब पर ये TORs बनाएगी। और हुकूमती जो अरकान थे, परवेज़ रशीद साहब, उनका ये कहना था कि फिर ये फोरम भी तय करेगी। यानी कौन को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। वो जो हम शुरू से कहते थे कि ये कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, ये बुनियादी तौर पर एक पार्लिमानी कमेटी इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन सब पर इल्ज़ामात हैं, जिन सब के अक्सरियत के ऑफशोर कंपनीज में, इनके ऑफशोर कंपनीज हैं, किकबैक्स के इन पर इल्ज़ामात हैं। और इस कमेटी की कंपोजिशन में मैं देख रहा था, जो अभी चंद लोगों के नाम आए हैं, वो बज़ात खुद डायरेक्टली या नैब की इन्वेस्टिगेशन में रहे हैं या उन पर बदनुवानी के बड़े शदीद इल्ज़ामात हैं। तो ये मामला गोल वही टाइम बाय करने वाली बात के रमज़ान आ जाएगा, 2 हफ्ते, फिर उसके बाद वो हो जाएगा, फिर आर्मी चीफ घर चले जाएंगे तो गलियाँ हो जाएंगी सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। ये PTV पे एक तवील दौरानिए का ड्रामा आता था, लेट नाइट शुरू होता था, वो 3 घंटे का होता था, टेली थिएटर गालिबन उसका नाम था। और जो सब सो जाते थे उस वक्त तो शुरू होता था, और फिर लोग सो जाते थे लेकिन ड्रामा ख़त्म नहीं होता था। TV ऑन ही रहते थे, उसके बाद वो फिर फरमाने इलाही चलता था। एक बाद में राग रंग भी आता था। राग रंग भी आता था। ये टेली थिएटर की बजाय मुझे राग रंग ज़्यादा लगा। तो ये उसी तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए ये कमेटी बनाएंगे। अब सिंपल सी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ख़त का जवाब दिया था, उसमें सिंपल उन्होंने बात की थी कि मुझे आप ये बता दें हमें कि किस किस इंडिविजुअल के ख़िलाफ़, किस किस कंपनी के ख़िलाफ़ आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाह रहे हैं। वो नाम और कंपनियों के नाम वो हमें भिजवा दें ताकि हो जाए, और उसके बाद 1-2 चीज़ें और कर लें। तो ये तो नहीं किया गया, बल्कि आज एक कमेटी बना दी गई। अब 6 अरकान होंगे उसमें। स्ट्रेटेजी अगर आपकी बात है ना, तो मैं ये कहूँगा कि जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था ना कि जिसकी वजह से हम तहकीकात नहीं कर पा रहे, इन्होंने जो आज कमेटी के जिम्मे जो काम लगाया ना, बिल्कुल वही काम लगाया है जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था जिसकी वजह से हम तहकीकात नहीं कर सकते। यानी अभी फिर दोबारा वो इतना ज्यादा फैला रहे हैं कि चीफ साहब फिर ये कहें भाई बड़ा मुश्किल है, साढ़े को नहीं हो सकता। अब पनामा पेपर्स नंबर 1, नंबर 2 कर्ज़ों की माफ़ी, नंबर 3 किकबैक्स, और नंबर 4 ऑफशोर कंपनीज। ये 4 नुकात हैं। अब जो हुकूमती अरकान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात हैं
तो उस इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा, उसके लिए फिर एक निज़ाम वज़ा किया जाएगा, निज़ाम दीन। उसके बाद जबकि शाह महमूद कुरैशी और खुर्शीद शाह साहब ने जो गुफ्तगू की वो उन्होंने पनामा पेपर्स पे ज़्यादा फोकस किया। और अब स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि 6 अरकान आ जाएंगे, 6 अपोजिशन के, 6 हुकूमत के। अब कमेटी में फ़ैसला होता है कसरत राय से और सिर्फ एक बंदे की ज़रूरत होगी, ओनली वन मैन। एक अपोजिशन का एक आदमी हुकूमत के साथ आके मिल जाए तो उसके बाद जो 7 लोग कहेंगे, तो वो तो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी उनके साथ है, किसी को मिलाने की क्या जरूरत है? पार्टी नाम भी भट्टी साहब की तरफ चलें। पार्टी नाम भी आज उन्होंने टाई बड़ी जबरदस्त लगाई। अवामी नेशनल पार्टी आज भट्टी साहब ने कोई और जमात भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी हो सकता है ना हो। अच्छा, आज भट्टी साहब किसी और को दे देंगे। टाई बड़ी जबरदस्त लगाई है, ज्यादा देर तक मैं उन्हें होल्ड नहीं कर सकता। भट्टी साहब, ये जो सारे का सारा टोपी ड्रामा जो चीफ जस्टिस साहब ने लिखा था खत, जिसकी वजह से हम ये तहकीकात नहीं कर पा रहे, वो सारी की सारी शामिल करके उसके ऊपर एक कमेटी इन्होंने बना दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, मैं तो आपको कल भी गुजारिश कर रहा था, परसों भी कर रहा था, मेरे काबिल एहतराम दोस्त साबर शाकर साहब भी फरमा रहे थे, ये कमेटी होगी जो पुरानी माइयाँ हाला शीदा या हाला पत्ती होती थी, मोहल्ले में कमेटी डालती थी और वो डाल के भाग जाती थी। अब ये कपत्ती हाला शीदा भागने वाली है 2-3 दिनों में। अच्छा, उसने आज तक कभी किसी से लोगों से कमेटी ली लेकिन वापस नहीं की, ये उसकी हिस्ट्री है। जिन साबर साहब, मैं तो हैरान हूँ कि माशाल्लाह इस्लामाबाद में तशरीफ फरमा है, कहते हैं 6 अपोजिशन पार्टी हो, भाई तरीके इंसाफ और जमात इस्लामी को निकालो, अपोजिशन है कहाँ? यार क्यों लोगों को हम इतना गुमराह करते हैं? हमें अल्लाह से डर ही नहीं आ रहा। कौन सी 6 जमातें अपोजिशन जमातें हैं? अभी बता दे मुझे, जिस आइन की आप सारा दिन, या बाद लोग कहते हैं जी आइन ने पाकिस्तान नहीं टूटना चाहिए, क्या आइन में आज तक करप्शन की कोई सजा नहीं है? मियाँ साहब ने तो तस्लीम कर लिया, फ्लैट उनके हैं। ये कमीशन बनाना, ये कमेटी बनाने का फ़ायदा क्या? वो भाई इनको जो प्राइम मिनिस्टर साहब को 15 दिन का टाइम दे, इस दिन में जाके सारे प्रूफ लेके जाएं। ये मैंने इस तरीके से मनी ट्रेलिंग, ये लंदन पैसे भेजे हैं, ये जायज़ है? इसमें रॉकेट साइंस है कौन सी? हम रोजाना बैठ के हर टॉक शो में 4 दिन रोजाना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। याद रख ले, सिर्फ अगर अपोजिशन है तरीके इंसाफ, जो ट्रैप हो गई नून लीग के पीपल्स पार्टी के हाथों, और कुछ जमातें इस्लामी, बाकी तो करप्शन को मेरे ख्याल में तो आज तक ना किसी ने आवाज़ उठाई है, ना करप्शन को बुरा समझते हैं, बल्कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे ही देख लें, इसका मुख्तलिफ इक़्तिदार में जमातों में हिस्सा रहे हैं। तो एक चोर दूसरे चोर को कैसे पकड़वाएगा? वरना अदरवाइज केस तो सिंपल है, उन्होंने तस्लीम कर लिया, साबित करे, नहीं तो अंदर या जलंधर। ठीक है। अच्छा, मैं ना अब, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने भी एक तकरीर की वहाँ पर, और वो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी। मैंने, क्योंकि मैं असम्बली में मौजूद था साहब, वहाँ पर भी जो लोगों के कमेंट्स थे, जो बात भी मैंने सुने कि बिल्कुल एक स्टेट्समैन की तरह उन्होंने तकरीर की, खुलकर सारा मौक़िफ़ जो है वो बयान किया, और अपने उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे फ्लैट्स के हवाले से उन्होंने पूरी डीड्स दी। फिर जो नवाज शरीफ साहब के फ्लैट्स हैं उसकी भी रजिस्ट्रियाँ दी कि आप किस किस तरह झूठ बोलते हैं। लेकिन जो मैं आपको उनका जो तकरीर है उसका एक हिस्सा, जो आखिरी हिस्सा है ना, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो सुनवाना चाहता हूँ। अगर सुनवा, जो एंड में उन्होंने जो अपनी तकरीर में जो बात कही। स्पीकर साहब, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरी तौर पे TORs के ऊपर कमेटी बैठे, अग्री करें, हम फौरी तौर पे फैसला करें कि हमने इसके ऊपर, इसको इसलिए नहीं करना कि कोई पॉइंट स्कोरिंग है, हमने इसलिए करना है कि हमें इसके मुल्क का मुस्तकबिल की फिक्र है। मैं बाकी ऑपोजिशन की तरफ से तो नहीं कह सकता, मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि हमारा फिर डेमोक्रेटिक राइट होगा कि हम सड़कों के ऊपर निकल के इंसाफ। इमरान खान बिल्कुल क्लियर है। ये ठीक है, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ट्रैप हो गया, लेकिन क्योंकि वो तमाम अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं, मेरा ख्याल है उनकी स्ट्रेटजी ये है कि ये सियासी जमातें ये भी पूरी तरह आवाम के सामने एक्सपोज हों, क्योंकि पिछली दफ़ा ये कह दिया गया था कि जी सोलो फ्लाइट है, एजेंसियों के कहने पर चल रहे हैं। तो अब जो हिकमत अमली इमरान की है, जहाँ पर वो नवाज शरीफ साहब की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी करप्शन को बेनकाब करना चाहते हैं, वहीं पर जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके अंदर जो कॉल फेल में तजाद है, मुझे लगता है उसको भी वो एक्सपोज करना चाहते हैं, ताकि फिर अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि जनाब ये तो इस तरीके से बचने की तरफ सब कुछ ले जा रहे थे। आपका क्या ख्याल है? असल में ये बात सही है कि PTI के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है ना, तो एंड में PTI में भी इमरान खान और कुछ लोग बचते हैं
जो कि वाक़तन चाहते हैं कि इसमें तब्दीली आए, चेंज आए, कोई एहतसाब का अच्छा निज़ाम वज़ा हो। बाकी तो कोई भी अच्छा, एक सवाल आपसे करना सीरियस। हाँ जी, मुझे आज एक हमारे दोस्त थे असेंबली में, नून लीग के बड़े करीब हैं, सहाफ़ी हैं, तो जब शाह महमूद कुरैशी आ रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कुछ अंदाज़ा है कि जावेद हाशमी साहब की जो शमूलियत है मुस्लिम लीग नून में बाज़ाब्ता, उसको क्यों ताख़ीर उसमें की जा रही है, बार बार उसमें क्यों डिले किया जा रहा है? शायद नून लीग को तवक्को कर रही है कोई ऐसा बंदा आ जाए जो जावेद हाशमी साहब से जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आपको कुछ अंदाज़ा है कौन हो सकता है वो? मेरा अपना ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पे क्वेश्चन तो उठ रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा ख्वाजा आसिफ साहब और इधर से हुकूमती बेंचों की तरफ से उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई शाह महमूद कुरैशी साहब को बार बार मुखातिब करके। तो तासुर यही दिया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ फिट हैं, खुर्शीद शाह साहब भी हमारे साथ फिट हैं, और इस तरह की चीज़ें कन्वे की जा रही हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। और आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर की और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की जो तकरीर थी, उसमें भी उन्होंने सिर्फ इमरान खान बल्कि शौकत खानम को हिट किया और शौकत खानम हॉस्पिटल को जो प्लॉट दिया था उसका जिक्र किया। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उसी नौयत की गुफ्तगू की है। पनामा पेपर्स पे अभी तक कोई भी नहीं आ रहा, बल्कि ख्वाजा आसिफ की जो दलील थी वो ये थी कि जो खुद जिसका दामन साफ हो वो आए। तो असल जो स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ कि स्ट्रेटेजी ये है कि ये 2-3 हफ्ते ये कमेटी खेलेंगे TORs के साथ, और उसके बाद रमज़ान, उसके बाद फिर उन TORs को हतमी शक्ल दी जाएगी, फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जाएगा और ये रमज़ान पूरा गुजर जाएगा। फिर जुलाई तक गेम पहुँचाई जाएगी। जुलाई में फिर मज़ीद चीज़ें इख्तलाफ हो सकता है, दोबारा से शुरू हो सकता है, दोबारा से। तो ये चीज़ें खींचतान के गवर्नमेंट की जो ख्वाहिश है वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से हम अगस्त गुजार लें, और सितंबर में अगर हम अगस्त पूरा कर लेते हैं तो सितंबर में फिर ये नए आर्मी चीफ की समरी मूव करेंगे, और उस वक्त तक उनका ख्याल है कि बहुत सा पानी जो है वो पुलों के नीचे से और ऊपर से बह चुका होगा और फिर हम कंफर्ट होंगे। इसलिए ये लिंगर ऑन करने के लिए, टाइम गेन करने के लिए हुकूमत की स्ट्रेटेजी है। अब इस स्ट्रेटेजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका कब और कितना साथ देती है और अपोजिशन की और कितनी जमातें हैं, लेकिन अभी तक जो बिल्कुल क्लियर हैं वो तहरीक इंसाफ के इमरान खान, मैं अगेन कहूँगा तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ के इमरान खान और जमात इस्लामी, ये 2 पार्टियों का मामला बिल्कुल क्लियर है कि वो चाहते क्या हैं। बाकी पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत शदीद इख्तलाफ है, एतजाज़ हसन, बिलावल भुट्टो जरदारी, खुर्शीद शाह साहब और दूसरे इस तरह के। ठीक है। अच्छा, अपना भट्टी साहब, ये जो स्ट्रेटजी बताई है साबिर शाकिर साहब ने, आपके सितारे आपको क्या बताते हैं, या आपके तोते आपको क्या बताते हैं, आपके नजूमी आपको क्या बताते हैं कि चली जाएगी ये पॉलिसी जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है, टाइम उनको मिल जाएगा, बिल्कुल आराम से मिल जाएगा? सियासतदान तो गिरगिट की तरह बदलते हैं, हम भी बड़ा बदलते हैं। छोड़ें ये बात, छोड़ें। ये पनामा लीग का मैंने कल गुजारिश की थी, कुछ नहीं होना, मैंने कहा था कुछ नहीं होना। खुर्शीद शाह की तो वो तारीफ़ें कर रहे थे। खुर्शीद शाह साहब, या वो क्या नाम है यार, वो जो सियालकोट से है साहब, वो जो बड़ा ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र करना, बड़ी सोबर गुफ्तगू करते, ख्वाजा आसिफ साहब मोहतरम, उनकी आपने क्या कहा, क्या सोबर गुफ्तगू करते हैं? आपने क्या अभी कहा सोबर गुफ्तगू करते हैं? वो उनकी गुफ्तगू में कहीं आपको डिफेंस मिनिस्टर नजर आया है? इराक एजेंट के बारे में उनके मुंह से कभी बातें निकली हैं? आज इमरान खान ने मेरे ख्याल में जब से पॉलिटिक्स में एक मिचोर और मुहिब्बे वतन और एक सच्चे और एक ऑनेस्ट वाली तकरीर की है, लेकिन पनामा लीग हुकूमत के लिए मैटर नहीं करता। मियाँ साहब की परसों रात कुछ तबीयत नासाज हुई थी, कल उनका लंदन में जरदारी साहब से भी रब्ता हो गया है। 2-3 दिनों में किसी भी वक्त वो बैरून मुल्क चले जाएंगे लंदन, वहाँ इंटरनेशनल। तो यार आप 22 तारीख को, आप पहले पिछले साल बता देते, उन्होंने अगले साल इस तक को जाना है, मुझे भी तो अर्ज कर लेने देना, मैं मंजर तो नहीं बेचने आया। उधर जरदारी साहब से उनकी मुलाकात तय है, जरदारी साहब उनकी आदत के लिए आएंगे, और असम्बली में जो खुर्शीद शाह ने किया था जरदारी साहब का मियाँ नवाज शरीफ हम शुक्रिया अदा करेंगे, ये इसको रिकॉर्ड करके अलग रख ले। जरदारी साहब का शुक्रिया मियाँ नवाज शरीफ साहब अदा करेंगे जो पीपल्स पार्टी ने रोल खेला है। आप क्यों उन लोगों को गुमराह करते हैं? पनामा लीग किस्सा माजी हो गया है, और 2017 आएगा उसमें 2 इतनी बड़ी अहम तब्दीलियां आएंगी, इतनी बड़ी अहम तब्दीलियां, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून 2018 का इलेक्शन भी जीत सकती है उन तब्दीलियों के जरिए। और
करप्शन को लीगल भी किया जा सकता है। बाकी किस्सा माजी है, पाकिस्तान में जो एक होप थी कि करप्शन के खिलाफ काम होगा, अब करप्शन के खिलाफ गिद्ध इकट्ठे हो गए हैं। अब इंसानों को अपने अपना खून और अपने गोश्त बचाना है। जी, आप एग्री करते हैं? नहीं जी, भट्टी साहब तो बिल्कुल ही वो समझ रहे हैं कि पे सारे गुग्गू घोड़े रहते हैं पाकिस्तान में, कोई ना किसी इदारे को ख्याल है, ना आवाम को ख्याल है, ना कोई और है। उनका भट्टी साहब ने तो पाकिस्तान को एक केला मुल्क समझ रहे हैं। सुने ना, हाँ, केला जी जी जी, केला। भट्टी साहब ने तो ये अगले 10 साल का प्लान दे दिया है। भट्टी साहब, आप एक बात नोट कर लें कि पनामा लीक्स और करप्शन, पनामा पेपर्स और करप्शन, ये दो चीज़ें पीछा नहीं छोड़ेंगी हुकूमत की। पॉलिटिकल प्लेयर्स जिस तरीके से मर्जी खेलें, ये इनकी अपनी मर्जी है। और पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट और पॉलिटिकल प्लेयर्स पनामा पेपर्स पे अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे तो फिर आप इंतज़ार करें कुछ अरसा। ये आप जहन से निकाल दें कि ये जो आपने कहा है कि 17 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 23 आ जाएगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है, इसका इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहा, ये आप जहन में रखें। भट्टी साहब, इसका जवाब मैं आपसे लेता हूं, लेकिन ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेनी है। मैंने अर्ज किया आपका बिल्कुल इसी से शुरू करेंगे, इसी से जवाब लेंगे, क्योंकि साबर ने बात बहुत अहम की है कि अगर इस पार्लियामान में इसी तरह टाइम बाय करते रहे और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते रहे, करप्शन के जो मुलव्वस लोग हैं उनको नहीं पकड़ा गया, तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, भट्टी साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं जिस अंदाज में पार्लियामेंट ने पनामा पेपर्स के मसले को लिया है, उससे तो नहीं लगता कि वो उसका हल चाहते हैं। और अभी ब्रेक में मुझे साबिक सेनेटर सफदर अब्बासी साहब का एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप किस पार्लियामेंट से तवक्कुल लगा के बैठे हैं, ये पार्लियामेंट क्या फैसला करेगी उन मामलात का जिसमें ये सारे के सारे मुलव्वस हैं। ये फैसला सड़कों पर होगा और इसके अलावा कहीं नहीं होगा। और यही बात आज इमरान खान साहब ने कही, हमने आपको सुनवाया भी कि कोई आए ना आए लेकिन हम सड़कों पे आएंगे। और बहुत सारे लोग, कल भी हमने कहा था, ऐसा लगता है कि अब हम रियल डेडलॉक की तरफ चले गए, क्योंकि ये पार्लियामेंट जो है ये सिर्फ आंखों में धूल झोंक रही है। जिस अंदाज से इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक है। करप्शन के हवाले से एक आपको गुफ्तगू जो आज शहबाज शरीफ साहब ने की, पंजाब के वज़ीर आला ने, आपको वो आते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जी, वक्त आ ही गया तो फिर एक इम्पार्शल, शफाफ एहतसाब हो जाना चाहिए और फिर पता लगना चाहिए कि स्विस बैंक्स में $60 बिलियन किस तरह गया, वो कहां है। पता लगना चाहिए कि जमीनों पर, अरबों खरबों की जमीनों पर कब्जे हुए वो कहां हैं। फिर पता लगना चाहिए कि NICL और इतने बड़े बड़े जो इस मुल्क के अंदर डाके पड़े गए, उसका हिसाब होना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एहतसाब का वक्त है। इसके ऊपर पूरी कौम मुतहद है। हमें इसके ऊपर वक्त ज़ाया करने के बजाय संजीदगी के साथ हम इसके ऊपर काम करें। साबिर, आपने ये बात सुनी, ये वज़ीर आला हैं पंजाब के गुज़श्ता 7-8 साल से, और अभी वज़ीर आज़म भी इनके भाई हैं वो 3 साल से। लेकिन जब पनामा पेपर्स का नाम आया, जब इनसे हिसाब मांगा गया, तो ये सारी करप्शन की कहानियां ले आए कि इन सब का एहतसाब होना चाहिए, और कह रहे हैं कि अब वक्त आया है। जो आज इमरान खान ने बात की कि अगर शौकत खानम में कोई खराबी थी, अगर किसी बंदे के पास कोई खराबी थी, तो आप उसकी फाइलें बना के रखते हैं उसे ब्लैकमेल करने के लिए। आप हुकूमत में हैं, आपने उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं की? शहबाज साहब ये जो बात कर रहे थे, ये बिल्कुल वही पुरानी कहानी चला रहे थे जो कह रहे थे कि पेट चीरेंगे, मगरमच्छों को पकड़ के लाएंगे। ये असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैसेज है, जरदारी साहब को मैसेज है कि आप वापस आ जाएं। वो तो इनके साथ मिले हुए हैं आपस में, टोपी ड्रामा कैसे। भट्टी साहब ने ठीक कहा था, कमेटी खेल रहे हैं, हमें लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ बातें करके। समी साहब, हुकूमत मैनेज करने की कोशिश कर रही है और उसमें अपना जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, बड़े मुल्क जो हैं 2-1 जो पाकिस्तान में जिनका अहम रोल होता है, आगे जाके हम उस स्टोरी को डिस्कस भी करेंगे, उन्होंने बहुत रोल प्ले किया है। उन्होंने यहाँ पे अपोजिशन रहनुमाओं से भी मुलाकातें की हैं, लंदन में भी मुलाकातें हो रही हैं, पैगाम रसानी हो रही है, वाशिंगटन में भी हो रही है, और फिर F-16 तैयारों की बंदिश, उसको भी हम अगली स्टोरी में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, भरपूर तरीके से कर रहे हैं। ये अगर पीपल्स पार्टी 100%, वही बात है ना, पीपल्स पार्टी अगर 100% इनके हाथ में होती तो फिर शहबाज शरीफ साहब की ये स्पीच ना होती
कि जनाब $60 मिलियन का मसला हल करें, वो भी इन्वेस्टिगेशन करें, वो भी करें। पीपल्स पार्टी के जितने मेगा स्कैम्स हैं वो सामने ले आए हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो गुजारिश यह है कि हुकूमत अभी तक बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेल रही है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है और वो समझ रही है कि क्राइसिस से निकल जाएंगे। लेकिन मैं अगेन यही कहूँगा कि आने वाले दिनों का कोई पता नहीं है और कौन सी जमात क्या रोल प्ले करती है। अगेन पार्लियामेंट, ये पॉलिटिकल प्लेयर्स को अच्छी तरह पता है कि पसे पर्दा बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे। अगर पनामा पेपर्स पे जरदारी साहब ने भी डील करने की कोशिश की तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर से बगावत होगी और बहुत से लोग जो हैं वो खुल के आएंगे, ये आप जहन में रखें। अच्छा भट्टी साहब, सफदर अब्बासी ने यह कहा है कि ये फैसला सड़कों पर होगा और इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि कोई आए ना आए मैं तो ज़रूर और हमारी पार्टी ज़रूर सड़कों पर निकलेगी। अवाम का क्या मूड है, क्या उनकी पल्स है, वो आएंगे सड़कों पर, किसी पर एतमाद करने के लिए तैयार हैं? अच्छा समी साहब, गुजारिश है, मैं आपके लिए मेमोरी के लिए कुछ चीज़ें भेज रहा हूँ। खमीरा, गोजबन, चारों मग्ज, ये मेमोरी के लिए बड़े अच्छे होते हैं। आपने ब्रेक में जाने से पहले कहा था कि मैं आपके पास आऊँगा। मुझे आप दोनों को देख के समीउल्लाह कलीमुल्लाह की कमेंट्री बड़ी अच्छी याद आ जाती है। लेकिन बहरहाल चलो, बंदा याददाश्त नहीं रहती, कई दफ़ा चीज़ें याद। आप अच्छे प्लेयर हैं, बिल आखिर बॉल आपने छीन ही लिया है। नहीं, अच्छा गुजारिश ही है समी साहब, देखिए प्रीएम के होते हैं कहीं जिस मुल्क में अखलाकियात हो तो वो हुक्मरान या आम कोई भी आदमी करप्शन ही नहीं करता। आपके आइन और आपके कानून में हर चीज की सजा है। इम्प्लीमेंटेशन करने वाले मफाद परस्त, चोर, डाकू हैं, सारे नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा। तो लिहाजा 3 तरीके, एक पीएम साहब खुद रिजाइन दे दे, उन्होंने अपने घर फैमिली मेंबरों के साथ कहा ओवर माई डेड बॉडी, ये कौन होते हैं मुझसे साजिशें करके इशारा, फिर मैं कुछ नहीं क्लियर करूंगा, रिजाइन मांगने वाले मैंने नहीं देना, मैं देखूंगा ये रहते हैं, वरना मैं जब चाहूंगा सियाचिन ग्लेशियर वाला तो निकाल लूंगा। दूसरा होता है उनके खिलाफ अदम एतमाद। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पे है, एक शख्स के 2 नाम है, खुदारा आप क्यों नहीं समझते? अभी मेरे मोहतरम आपने बताया, मोहतरम हरदिल अजीज मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, स्विस केस, अरबों रुपए के कब्जे, 5वीं दफा मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वजीर आला पंजाब 3री मरतबा आए हैं। मुझे बता दें हिस्ट्री निकाल के, नहायत मियाँ शहबाज शरीफ साहब एहतराम से, आज तक कितने कब्जा ग्रुप को आपने लटकाया है, आज तक कितना लूटा हुआ माल वापस लाया है, आज तक कितने बैंकों के लूटे हुए खजाने को लूटा है? यार आप ही तो अरसे दराज से मुहाफिज हो, आप ही कहते हो कंसानी निकल जा, बाद मेरे भी बंदा आ रहा है तो ज्यादा बोरियां ने। ठीक है, तो समी साहब, आवाम सड़कों पर बज़ाहिर आते नजर नहीं आती। आज से 50 साल पहले बहुत कम कर्जा था, 20 साल पहले कम था, इन 3 सालों में 60 साल से ज्यादा कर्जा दे दिया, पूरी कौम मकरूज हो गई, इसका सांस नहीं निकल रहा, सिवाय चंद खानदानों के। तो मुझे इधर बेहतरी की उम्मीद नहीं है। जो साबर जिम्मेदारों की तरफ इशारा कर रहे थे, मियाँ साहब के करीबी हलकों का कहना है वो उनको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक हो गया, मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। तो इनसे उम्मीद ना रखें और लोगों को गलत आसे ना दिलाएं। वो बेचारे जब किसी की आस टूटती है तो उसका दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है तो उसको अपना फ्यूचर मौत में नजर आता है। ठीक है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट आपने अपनी इनपुट दी और अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो साबर ने अपनी गुफ्तगू में भी जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट वो डेवलपमेंट्स हैं। पूरी कौम को तो वो पनामा लीक्स और इस तरह सियासतदानों ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है और हमारी जो वजारतें हैं, हमारी जो हुकूमत है वो मफलूज होकर रह गई है। इस सारी कहानी जो इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर ये मामला चल रहा था और पाकिस्तानी लोगों को, कौम को किसी ने नहीं बताया कि उस वक्त इंडिया ने कोशिश की कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में वो शामिल हो जाए, लेकिन उस कोशिश को नाकाम बनाया चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर और ये कहा कि ये इंडिया उसी वक्त इस ग्रुप में आ सकता है जिस वक्त पाकिस्तान को भी आप इस ग्रुप में आने की इजाज़त दें। अमेरिका इस पर खफा है, इंडियन प्रेस इस पर खफा है और अमेरिका भी चाइना पर इस बात की ज़बरदस्त वो लहदे है, तनकीद है, लेकिन ये काम चाइना ने किया। और आपको अभी पाकिस्तान जो आर्मी के हमारे सरबराह हैं जनरल राहिल शरीफ, वो 2 दिन पहले चाइना गए, वहाँ पर उन्होंने चाइनीज़ हुकाम से बात भी की, मुसलसल राब्ते में है। जो काम वजारत खारजा को करना चाहिए था वो काम पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह कर रहे हैं। सुबह वो अगर चीन में होते हैं तो शाम को सऊदी अरेबिया में होते हैं, फिर किसी और दूसरे मुल्क में होते हैं। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, क्योंकि जो पाकिस्तान की वजारत खारजा है, मैं अभी उस पर आता हूँ कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह वो सो रही है, और ये सारे काम पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह को करना पड़ रहे हैं।
साबिर, अभी जो वजारत खारजा पे मैं थोड़ी सी आप भी इस पे इनपुट दें, भट्टी साहब की तरफ भी जाता हूँ कि ये जो पहले तो ये जो अभी डायरेक्टर साहब गिरफ्तार हुए हैं, ये चीमा साहब, ये ब्लू पासपोर्ट्स, वीज़े, करोड़ों रुपए की करप्शन, इस तरह की कहानियाँ, और जो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, वो उस पर मैं बाद में आता हूँ। आप ज़रा ये चीमा साहब वाली कहानी पे थोड़ा सा अगर बता सके तो। चीमा साहब के आपके पास भी काफ़ी इस बारे में इंफॉर्मेशन है, मैं भी शेयर कर लेता हूँ। असल मसला यही है कि F-16 की बंदिश हो रही है, चाइना क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, और दूसरे मुल्क हमारे साथ क्या करना, प्लानिंग क्या कर रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा तो आपस में वो तारिक फ़ातमी साहब और सरताज अजीज़ साहब, इन दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम जैसे होती है, इन दो वज़ीरों के दरमियान दफ्तर ख़ारजा। मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर एक आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा भट्टी साहब, मैं फिर इस पर आपका कमेंट चाहूँगा। ये बताया जा रहा है, जो मेरी वजारत खारजा में जो जिम्मेदारान से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये दर हकीकत बाई डिज़ाइन है। फातमी साहब को और सरताज अजीज़ साहब को वहाँ पर बाई डिज़ाइन रखा गया है। सरताज अजीज़ साहब बिल्कुल कुछ काम करने की पोजीशन में नहीं है। हालत ये है कि अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले सरताज अजीज़ साहब के PSO के लिए कुछ आला अफसरान से बात की गई, उन्होंने उनका स्टाफ ऑफिसर बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि सरताज अजीज़ साहब जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाते हैं तो फवाद हसन फवाद साहब, जो अब तो 2-2.5 हफ्ते की छुट्टी पर हैं इस वक्त, वो उनके कमरे में दाखिल होने के लिए जब बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, आप साथ वाले कमरे में बैठ जाएँ। और मैं आपको बताऊँ, F-16 की आपने बात कही कि वो कैसे रुका F-16, उसकी एक सबसे बड़ी बुनियादी वजह थी कि जिन लोगों के ज़िम्मे पाकिस्तान की एम्बेसी ने ये काम लगाया था कि वो लॉबी करें पाकिस्तान के लिए, ज़ुबैरी साहब बहुत बड़े लॉबियस्ट हैं। वो बताया जाता है कि डॉक्टर आसम के रिश्तेदार हैं, उनकी माँ जो है वो इंडियन है, बाप उनका पाकिस्तानी है, और वो जो हमारे दूसरा एक रिश्ता मैं आपको बताऊं, जो हमारे वहाँ पर इस वक्त सफ़ीर हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के करीबी अजीज़ हैं। वर्चुअली इस वक्त जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वाशिंगटन DC में, उसको आसिफ अली जरदारी और उनके साथी चला रहे हैं। और ज़ुबैरी साहब के बारे में मेल्स जनरेट की गई कि जनाब आप इनको परसाना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करें, एम्बेसी के अंदर ना आने दें, क्योंकि ये ब्लैकमेल करते हैं। ये कहते हैं कि मुझे ठेके दिलवाएं, अगर आपने मेरे साथ ये मुलाकातें नहीं करवाई, हमें ये बिजनेस नहीं दिया, तो हम तमाम जो अरकान कांग्रेस हैं उनकी पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें रोक देंगे। हत्ता कि जिस वक्त आर्मी चीफ वहाँ पर थे उस वक्त भी इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और आपको एक बड़ी, बल्कि जिस अफसर ने इसकी निशानदेही की, इन्होंने उसको ही ट्रांसफ़र कर दिया। और अपनी मेल्स में ये वाजे किया गया फातमी साहब को कि आप इनको, ज़ुबैरी साहब को एम्बेसी में ना आने दें। जो इस वक्त कैलिफोर्निया के अंदर जो कांग्रेसमैन है, बड़ी तादाद है, जो अमेरिका की जो खारजा अमूर की कमेटी है कांग्रेस की, उसके वो रुकन है। रा ने, साबिर साहब, वहाँ पर एक ऑफिस क्रिएट किया हुआ है, बाकायदा एक ऑफिसर है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। अब ये शुनीद आ रही है कि कोई एक अफसर वहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। तो जो चौकीदार हमारे थे, जिनके जिम्मे ये काम लगाया गया था, वो क्योंकि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ये मैसेज देना चाहते थे अमरीकी हुकाम को कि जनाब ये पाकिस्तान की फौज सब कुछ कर रही है और इंडिया। और फिर मैं आपको बता दूं, हुसैन हकानी साहब का जो इंटरव्यू छपा है कल, जो उन्होंने दिया है एक अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की फौज ये चाहती है कि इंडिया ब्लीड करता रहे। ये वो पॉलिसी है जो नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब परस्यू कर रहे हैं अमेरिका के अंदर अपने साथियों की मदद से। जो वहाँ पर सफ़ीर हैं वो करीबी अजीज़ हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, मुकम्मल तौर पर उनके नरगे में हैं। तो भट्टी साहब, जो फॉरेन ऑफिस है वो बजाय इसके कि पाकिस्तान की लॉबिंग करे, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है, जिसकी वजह से हमें F-16 नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात खराब हैं, जिसकी वजह से चाइना के साथ भी जो मामला है उसको पाकिस्तानी फौज के सरबराह ने बचाया और जोड़ा है। वजारत खारजा कुछ नहीं कर रही। देखिए, आपके फॉरेन ऑफिस को आपकी पॉलिटिकल हुकूमत की हदायत है कि इंडिया के बारे में नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करनी जिनसे वो नाराज़ हों। नंबर एक बात, इंडिया ने यकीनन आपके साथ 3 जंगें की, आपकी फ़ौज के लोग शहीद हुए, हमने जंगें भी की उनसे, लेकिन आपकी मौजूदा जमहूरियत के हर दिल अजीज़ इस वक्त मोदी साहब है और इंडिया है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो बना था NRO, जिसमें पहले पीपल्स पार्टी को वफाक और सिंध सौंपा गया, उसी NRO के सेकंड पार्ट है मुस्लिम लीग नून को पंजाब और वफाक सेकंड फेस में दिया गया। लिहाजा जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब की नज़र में ना इंडिया आपका दुश्मन है, उनके खिलाफ लॉबी क्यों करे। हाँ, वो जो समझते हैं सो कॉल्ड उनकी जो जमहूरियत है जो आई नहीं, उसके खिलाफ वो समझते हैं कि कोई भी जमात आप कोई तो प्रोग्राम कर देंगे, आप पे आ जाएगा, जी एजेंसियों ने कहा, मैं कोई बात कर दूंगा, इमरान खान को कोई कर देगा, आ जाएगा।
एक तो अगर वो उसको दुश्मन ही नहीं समझते तो उसके खिलाफ लॉबी क्यों करे? उनके दिमाग खराब है। हाँ, अब नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अमेरिका में भी लॉबी करें, अमेरिका को यकीन दिलाएंगे कि हम इंडिया के कुर्बत चाहते हैं लेकिन हमें फौज नहीं करने दे रही। यही वो मैसेज लंदन में देंगे। फिर जरदारी साहब उसके 15 दिन के अंदर अंदर अमेरिका जाएंगे। देखें इधर सब मिलाए हुए हैं। जो मैं अभी कह रहा था कि सावर साहब कह रहे थे कि नहीं यार कुछ अदारे खामोश नहीं है, मुझे लगता है खामोश नहीं है लेकिन होश में भी नहीं है। शायद यहाँ वो हालात से आगाह नहीं है। उन्होंने समझा हुआ कि हमें अपना काम करना है, अपना काम करते करते उनका काम ही कोई नहीं रह जाएगा अगर ऐसे ही हालात रहे तो। ठीक है साबिर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मुझे ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे और फिर जिक्र आके कि किस तरीके से एमएनएज को पैसे दिए जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि कोई डेवलपमेंट फंड्स नहीं वज़ीर-ए-आज़म साहब जारी कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करने के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की मद में फंड्स जारी कर रहे हैं। किस किस मिनिस्ट्री से वो फंड लिए गए हैं, इन सब की तफसीलात, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी साबिर, फॉरेन ऑफिस। एक तो फॉरेन ऑफिस वाला चीज़ें बता दूं कि एक तो अमाद ज़ुबैरी साहब का जो जिक्र कर रहे थे वो एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के साथ भी लिंक हैं और उनके साथ मिल के ये काम करते रहते हैं। और जब वो 2013-14 में पाकिस्तान का विज़िट किया था उस वक्त भी उनकी सबसे ज़्यादा जो मुलाकातें हुई थी वो अमेरिकन के साथ हुई थी, ख़ासतौर पर रिचर्ड ऑल्सन के साथ। बाकी रहा मामला जो फ़ॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है, F-16 की तैयारी की बंदिश हुई तो सरताज अजीज़ साहब ने वो चार्जशीट पढ़ के सुना दी जो हमारे ख़िलाफ़ थी। ये नहीं बताया कि हम कुछ करने में कामयाब नहीं हुए। दफ्तर ख़ारजा से आपने देखा होगा कि शफ़क़त चीमा साहब गिरफ़्तार हो गए हैं। अब दफ्तर ख़ारजा ने तो वहाँ पे खोला हुआ था, एक शॉप खोली हुई थी, अच्छा खासा सुपर स्टोर। जो शफ़क़त चीमा के घर से चीज़ें बरामद हुई हैं समी साहब, हाथी के दांत, नवादरात, उनकी जो मालियत है वो 15 करोड़, खाने के और खाने के, हाँ खाने के और, वो 15 करोड़ रुपए उसकी मालियत थी। और पुरानी शराब 100 बोतलों से ज़्यादा और उनकी मालियत है 5 करोड़। आपको पता है कि जितनी ज़्यादा पुरानी शराब होगी, ये पता लगाना चाहिए कि इस्लामाबाद में कौन कौन से लोगों को ये पुरानी शराब वो देते थे। पुरानी शराब ये तो पता चल जाएगा, खैर पता करने वालों ने तो पता लगा लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस, और ह्यूमन स्मगलिंग मिस्र, इटली, स्पेन, इन यहाँ पे उन्होंने क्रिमिनल्स को भेजा। और अभी अभी मुझे स्पेन से एक मैसेज आया है कि ये जब मैड्रिड में तैनात थे तो वहाँ पे इन्होंने गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करवाए। ठीक है, गैर मुल्कियों को। और ये सारा काम किसने किया? ये हमारे हसास इदारों ने। यार अगर गैर ये सारी चीज़ तैयार करके सेक्रेटरी खारजा को दी। सेक्रेटरी खारजा साहब ने ये चीज़ दबाए रखी। जब उसके बाद उनको मजीद सबूत दिए गए तो तब फिर उन्होंने नैब का रुख अदा किया और नैब ने कोई थोड़ी सी हिम्मत करके तो इनको पकड़ा है। अब डिपेंड ये करता है कि आगे क्या होना है, ये कोई पता नहीं है। ठीक है, मैं भट्टी साहब की तरफ चलता हूं, लेकिन उससे पहले जो स्टोरी है कि बिल्कुल माल मिले बेरहम अब लौटाना शुरू कर दिए हैं पैसे। जलसों में भी अनाउंसमेंट्स हो रही है और अरकान असम्बली को भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की मद में आकर करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। पंजाब में तो 7-7 करोड़ रुपए एमएनएस को दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जून से पहले ख़त्म करें। आपको पहले ज़रा किस तरह से पैसे खर्च किए जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की ज़रा तकरीर सुनवा दें अगर प्रोड्यूसर साहब चला सकें तो। इसकी कीमत क्या है? 120 अरब रुपया। 120 अरब। पहले तो मैंने 77 करोड़ की बात की थी जो 1 अरब से भी कम है। ये 120 अरब है भाई, 120 अरब। अब आपको आज इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया कि किस तरह पैसे लुटाए जा रहे हैं अपने साथियों को, और क्या नारा है मौलाना फजलुर रहमान का, जरा वो भी सुन लें। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की करप्शन को बचाने की कोशिश कर रहा है और मौलाना फजलुर रहमान का नारा ये है, मौलाना फजलुर रहमान का नारा है कि रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मैं तुम्हारे साथ हूं। भट्टी साहब, रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मौलाना फजलुर रहमान। और जो खबरें आ रही हैं बिल्कुल लुटाए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं एमएनएस को भी, अपने साथियों को भी।
तो इमरान खान साहब ने जो कहा वो कौन सी गलत बात है? अगर मौलाना साहब का माजी देखे तो जैसे जैसे रकम बढ़ती है वो बढ़ जाते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं ना। समी साहब, अगर आप तरक्की नहीं कर सकते तो किसी की तरक्की पे हसद करना मुनासिब नहीं है, मैं नहीं समझता। मौलाना साहब की पूरी हिस्ट्री देख लें, वो तो वैसे ही उन्हें ट्रैक्शन है, जहाँ पैसा हो वो चले जाते हैं, यहाँ पैसा उनके पीछे आ जाता है, यहाँ वो पैसे के पीछे भाग पड़ते हैं, यहाँ पैसा उनके पीछे भाग पड़ता है। ये इनकी भाग दौड़ बिल्ली चूहे खेल लगी रहती है। अभी जो आप शफकत चीमा साहब की बात सुना रहे थे, यार जिस मुल्क में अगर आपका हाकम 22 अरब रुपया बाहर ले जाए और उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की कोई सजा नहीं, तो शफकत चीमे की जो खूबियां हैं, आजकल तो 90% लोग इसी रात को महफिलों में होते हैं। मैं बात गारंटी दे रहा हूँ, इसको कोई सजा नहीं होगी, बाइज्जत बरी होगा और हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बन जाए। शफकत चीमा देसी शराब ही है, तो ये तो उसके तो बड़े शौकीन है लोग। आप असम्बली में या इधर उधर मेडिकल कराए ना, मेरा भी मेडिकल कराए, पता लग जाएगा किस किस के लिए जाती होंगी। जी साहब है। अच्छा देखें, जो है ना आपने कहा कि डेवलपमेंट फ़ंड के बारे में, तो आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के आखिरी ज़माने में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट फ़ंड तकसीम किए गए थे, और ये काम परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी अपने आखिरी दौर में, शौकत अजीज़ की काबीना में भी हुआ था, ताकि इलेक्शन लड़ा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा MNAs को फैसिलिटेट किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस वक्त ये सो मोटो लिया था और उन चीज़ों को ब्रेक लगाई थी। अब इसीलिए तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है उसकी मद में जो पैसे थे अरबों रुपए, वो खर्च नहीं हुए। PSDP जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें 700 से ये 580 हुए थे, उनमें से भी इन्होंने जो खर्च किए हैं वो 344, इनकी कैपेसिटी नहीं है। और ख्वाजा साद रफीक साहब कितना बयान करते हैं कि जनाब रेलवे रेलवे रेलवे, उनके लिए 45 अरब रुपए मखसूस किए गए थे, अपने दिए हुए फंड में से वो 12 अरब रुपए खर्च नहीं कर सके, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। और अब वो सारे पैसे निकाल के ये जो नवाज शरीफ साहब जलसे कर रहे हैं उसका खर्चा, वहां पर जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं उसका खर्चा, और इसके साथ साथ MNAs को, पंजाब में बाज MNAs हैं 7-7, 8-8 करोड़ रुपए उन्हें दिए जा रहे हैं। क्लियर वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, लेकिन मद दूसरी उन्होंने बना लिया, ब्यूरोक्रेसी ने उनको एक और मद निकाल दी। लेकिन उसमें देखें, जो MNAs वोट लेके आते हैं या MPs, उन्होंने अपने हलकों में डेवलपमेंट का काम तो करना होता है, तरक्याती फंड्स का। भाईजान मकसद ये होता है कि फिर वो ठेकेदार भी उन्हीं की मर्जी के होते हैं, कट उन्हीं को मिलता है सारा। तो आप उस सिस्टम को ठीक करें ना, ये तो ना कहें कि सड़कें तो बननी है, पुल भी बनने हैं, बाकी काम भी होने हैं। तो लोकल बॉडीज को देना जिनके इलेक्शन करवाए हुए आपने, ये MNAs का काम थोड़ी है डेवलपमेंट का। आपने लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशंस को आप फंड दे दें। नहीं, वो सारे डेवलपमेंट फंड तो पीपल्स प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की सवाबदीद है, वो अपने MNAs MPs को देते हैं, अपोजिशन को भी देते हैं, जो अच्छे अपोजिशन वाले होते हैं उनको भी दिए जाते हैं। माजी में आप देखें कि जो सबसे ज़्यादा शौकत अजीज़ की काबीना में बहुत सारे ऐसे अपोजिशन के लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा तरक्याती फंड दिए गए। तो ठीक है भट्टी साहब, मुझे जाना है, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, कहा जा रहा है वाइंड अप करें। अच्छा समी साहब, सिर्फ 30 सेकंड। ये साबर साहब परसों लाहौर से गए हैं इस्लामाबाद, इन्होंने लगता है ट्रक पे लिख लिया, पढ़ लिया है, तू लंघ जा साड़ी हैर जलने वाले का मुंह काला। MNA अमीर हो रहे हैं तो क्यों हमारा मुंह काला? बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, साबिर आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज वोटर, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने